हेलो फ्रेंड्स, मैं जब भी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाता हूँ यानी कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन, तो उसमें लिखा होता है कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगा, आपको ईएमआई मिलेगा और उसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड पे ही क्यों देते हैं और नो कॉस्ट ईएमआई देने के बाद इनका प्रॉफिट क्या होता है। ये नो कॉस्ट ईएमआई के साथ डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो इनका प्रॉफिट क्या होता है एट द एंड। तो आज हम लोग इसी चीज़ को डिकोड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली जब भी हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम तीन तरह से शॉपिंग करते हैं। एक तो हो गया हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, यानी कि यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या फिर कैश में हो गया। हम डायरेक्टली, अगर 60,000 का मोबाइल है देन हम डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। दूसरा हो जाता है ईएमआई, जिसमें हम उस अमाउंट को किस्तों में पे करते हैं, यानी कि 6 मंथ में या फिर 12 मंथ या फिर 24 मंथ में पे करते हैं और उसके ऊपर हम 14% का इंटरेस्ट पे करते हैं। और तीसरा हो गया नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि हम यहाँ पे किस्तों में पे करते हैं लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते, यानी कि जो 14% का इंटरेस्ट आ रहा था तो 14% का इंटरेस्ट या फिर कुछ भी इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग नहीं देते। तो पहला चीज़ में तो किसी को डाउट नहीं है। तो जो सेकंड चीज़ में, जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हैं, यानी कि जनरली ईएमआई या फिर नो कॉस्ट ईएमआई शॉपिंग करते हैं, तो ईएमआई में आप जब शॉपिंग करते हैं आपको क्या होता है कि वो लोग आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो 10% का या फिर 5% का जनरली डिस्काउंट होते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ईएमआई में शॉपिंग करने से आप उनको क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से वो लोग आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करें। तो अगर आप 60,000 का एक लैपटॉप ले रहे हैं देन उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपको हर मंथ 10,000 पे करना पड़ेगा। उस 10,000 पे 14% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उस 14% पे जितना इंटरेस्ट आया होगा उस इंटरेस्ट में आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप बैंक से एक तरह के लोन ही ले रहे हैं तो उस लोन को पास करने के लिए भी कुछ प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। तो ये वो सारा चीज़ है जिसके वजह से हम एंड में 60,000 से बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं। तो आप लोग बोलेंगे हाँ ईएमआई में ये प्रॉब्लम है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में हम लोग को 14% नहीं देना पड़ता, तो इसके वजह से हमारा इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये ब्रांड्स जो है ये कभी भी 0% इंटरेस्ट क्यों नहीं बोलते, ये हमेशा नो कॉस्ट ईएमआई ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2013 में आरबीआई ने एक गाइडलाइन लाया था जिसके वजह से कोई भी बैंक या फिर कोई भी जो क्रेडिट कार्ड इश्यू है ये किसी भी पर्सन को 0% इंटरेस्ट पे कोई भी लोन नहीं दे सकते। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई है, ये कभी भी नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर आप एक 40,000 का एक लैपटॉप ले रहे देन आपको ये 3,000 का एक डिस्काउंट दे देते हैं और उस डिस्काउंट के अमाउंट को आपसे ईएमआई के रूप में वसूल कर लेते हैं। तो सारा पेमेंट करने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे कुछ ले ही नहीं रहे थे, आप एक्चुअली 14% इंटरेस्ट पे कर रहे थे और इसके वजह से वो लोग आपको वो 3,000 का डिस्काउंट देते हैं। यानी कि आप 3,000 जब इंटरेस्ट पे कर रहे ये लोग आपको 3,000 का डिस्काउंट दे रहे। तो जो 3,000 बैलेंस हो गया, इसीलिए इसको नो कॉस्ट ईएमआई बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सारा चीज़ खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने जैसे कि ईएमआई के फील्ड में भी बताया था कि आपको एक प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे बैंक से लोन ही ले रहे और उसके साथ साथ आपको जो इंटरेस्ट पे करे, क्योंकि आप डिस्काउंट तो दे रहे लेकिन आप इंटरेस्ट भी पे करें साथ में बैंक को, तो उसके लिए आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो जब पूरा खत्म होगा 10 ईयर, जो ये पूरा लोन का प्रोसेस खत्म होगा, तो आप इधर उतना ही अमाउंट पे कर चुके होंगे या फिर उस अमाउंट से ज़्यादा पे कर चुके होंगे। तो ये वो सारा प्रोसेस है जो हमें ओपनली दिखाई देता है कि ब्रांड भी मेंशन करते हैं। जब आप फ्लिपकार्ट में देखेंगे नो कॉस्ट ईएमआई, अगर आप आईसीआईसीआई के या फिर एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में देखेंगे देन वो लिखा होगा कि इतना डिस्काउंट दे रहे, लेट्स से 2,000 का डिस्काउंट दे रहे और 2,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना है, ये ओपनली लिखा होता है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है, चलिए आज उसी को डिकोड करते हैं। तो अगर आपको याद होगा 2017 में जब गूगल पे आया था या फिर फ़ोन पे आया था, तो उस टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा कैशबैक देते थे। और मुझे आज भी याद है कि जब हम हॉस्टल में रहते थे तो एक रूममेट दूसरे रूममेट को पैसा भेजता था क्योंकि उसमें कुछ कैशबैक मिलता था। लेकिन 2019 के बाद से हार्डली किसी को कैशबैक मिला होगा। लेकिन आज भी हम अपने डेली लाइफ में यूपीआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम इसीलिए यूज़ नहीं करते कि कैशबैक मिल रहा होगा, हम उसे इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें कन्वीनियंट लगता है, हम उसका यूज टू हो गए हैं। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनी भी आपको इस प्रोडक्ट का यूज टू बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन 5% से भी कम है और अमेरिका में ये अमाउंट 70 या 80% तक है। तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है क्रेडिट कार्ड के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। लोगों के पास क्रेडिट कार्ड अभी पहुंचा ही नहीं है, बहुत कम लोग अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। तो इस कंपनी के पास एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जो कि यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये आपको एक एक्स्ट्रा पैसा भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके हाथ में करेंटली नहीं है। लेट्स से आप 100 रुपया लेके बाजार जाते हैं और ये लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा 100 रुपया दे देंगे, आप उसको लेके भी शॉपिंग करो। लेकिन जो एक्स्ट्रा 100 रुपया था वो आपके पास एक्चुअली नहीं है, आपको बाद में देना पड़ेगा। लेकिन ये आपको जो फ्रीडम मिलता है इसके वजह से आप ज़्यादा शॉपिंग करते हो।
तो वही सेम चीज़ होता है जो आप क्रेडिट कार्ड में कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, देन वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट होता है कि इस अमाउंट के ऊपर शॉपिंग करने पर ही आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो कभी कभी आप उस डिस्काउंट पाने के लिए भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं या फिर एक हायर रेंज प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि हम यूपीआई के आजकल इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए, जो दुकान में आजकल यूपीआई नहीं होता हम लोग उस दुकान पे शॉपिंग करने का प्रेफर ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग आज कैश लेके नहीं घूमते, हम लोग मोबाइल में ही सारा पेमेंट करने का ट्राई करते हैं। तो जो दुकानदार है उसको भी ये मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपने दुकान में क्यूआर कोड रखे, यूपीआई से पैसा एक्सेप्ट करे, जिसकी वजह से उसका सेल भी ज़्यादा होगा। तो उसी तरह अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को भी स्टार्ट करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि दुकानदार फोर्सफुली वो जो क्रेडिट कार्ड का मशीन है वो दुकान पे रखने में मजबूर होता है, क्योंकि अगर वो नहीं रखेगा देन ज़्यादा लोग चले जाएंगे, और जब वो रखता है देन उसको हर एक पेमेंट पे 1 to 2% ऑफ द पेमेंट फीस देना पड़ता है। मतलब आप जितने रुपए का शॉपिंग करेंगे उसका 1 to 2% उस दुकानदार को देना पड़ता है। तो इसी तरह से बैंक दुकानदार से भी एक तरह से पैसा कमाता है। नेक्स्ट चीज़ आप ये देखे होंगे कि बहुत सारे जो ई कॉमर्स कंपनी है वे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं, यानी कि ICICI का अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक के साथ, ऐसे बहुत सारे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो अगर आपके पास अमेजन का क्रेडिट कार्ड है देन आप प्रेफर करेंगे कि अमेजन से ही शॉपिंग करें, क्योंकि आपको वहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा मिलता है, कैशबैक ज़्यादा मिलता है। तो इसकी वजह से कंपनी क्या करते हैं कि दूसरे बैंक के साथ टाई अप करते हैं, ताकि क्रेडिट कार्ड का सेल तो ज़्यादा बढ़ता ही बढ़ता है और उसके साथ साथ आप उनके प्लेटफॉर्म से ज़्यादा परचेज करते हैं। और लास्ट और फाइनल चीज़ ये है कि ये जो आपका प्रोसेसिंग पूरा नेटवर्क होता है, यहाँ पे सारे बैंक्स किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड का मशीन पर आप स्वाइप करें वो HDFC बैंक का हो सकता है, और आप जो कार्ड पे स्वाइप करें वो ICICI बैंक का हो सकता है। तो आप कौन सा चीज़ परचेज करें, कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, कि कहाँ पे कर रहे हैं, वो सारा डाटा वो बैंक्स के पास जाता है, और बैंक्स उस डाटा को यूज़ करके आपको नए नए प्रोडक्ट सेल करने का भी ट्राई करते हैं। तो ये पूरा चीज़ हो गया कि फ्रंट एंड में आपको क्या दिखता है और बैक एंड में क्या नहीं दिखता। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जब अमेरिका में एक स्टडी हुआ कि क्रेडिट कार्ड क्या आपके फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करता है या फिर नहीं करता, तो 60% लोग ये बोल रहे हैं कि ये उनके पर्सनल फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट निकाला गया, उनका जो फाइनेंशियल हेल्थ दिखा गया, देन बहुत सारे लोग उस अमाउंट को पे भी नहीं कर पा रहे थे जो EMI के रूप में ले रहे थे। तो एक ऐसा जहर है जो आपको मार, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रांग बना रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से गलत है, क्रेडिट कार्ड में सारा नुकसान है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना आता है देन आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना आता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, देन आप इतना स्ट्रांग है कि आप अपने फाइनेंस हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं।